बॉयज एंड गर्ल्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं वो है नाइट्रोजन फैमिली में ही एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ये जो एनोमलस बिहेवियर होता है ये पूरे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में नजर आता है। लास्ट जो नोबल गैसेज हैं उनमें नजर नहीं आता। बाकी सब में जो फर्स्ट एलिमेंट होती है वो नीचे वाली एलिमेंट से अलग होती है। जैसे अल्कली मेटल्स में जो पहली है लिथियम, वो नीचे वालों से अलग बिहेव दिखाती है। हाइड्रोजन को इसमें नहीं लेते अल्कली मेटल्स में। ऐसे ही एस ब्लॉक में दोनों फैमिलीज और पी ब्लॉक की फैमिलीज में जो फर्स्ट एलिमेंट होती है जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये नीचे वाली एलिमेंट से अलग बिहेव दिखाती हैं अपने ही ग्रुप की दूसरी एलिमेंट से, आप जानते हैं। तो इसके बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की एनोमलस बिहेवियर। आइए देखते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अब हम इसको देखें जरा कि पहला पॉइंट क्या है कि नाइट्रोजन का जो साइज होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होता है। तो हमने लिखा नाइट्रोजन का एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज किसका? नाइट्रोजन लिखा है इसका ही। किससे? नीचे वाले एलिमेंट से अलग साइज होता है, बहुत छोटा। छोटा तो होना चाहिए लेकिन बहुत ही छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल। इसके अलावा दूसरी बात जो है अंतर कि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होती हैं। तो हम लिखेंगे इसको नो डी ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन। यहां लिखते हैं ऑफ नाइट्रोजन और यहां इन नाइट्रोजन। अदर्स में डी ऑर्बिटल होती है। तो इससे हमको इतने समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट्स में हम करेंगे बात आयनाइजेशन एनर्जी की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होनी ही चाहिए। ऊपर से नीचे घटती है तो नाइट्रोजन की हाई होनी चाहिए, पर हाई नहीं, वेरी हाई होती है। ये अजीब बात है। वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन एज कंपेयर टू द अदर मेंबर्स। फोर्थ में भी ऐसा ही है कि वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। काई का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सिंबल है काई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है, जरूरत से ज्यादा, बाकियों के मुकाबले अलग हटकर। इनफैक्ट नाइट्रोजन जो है वो थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे टेबल में। अब हम अगला पॉइंट लेने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम जो लेंगे वो है एक पी पाई बॉन्डिंग की बात करने जा रहे हैं। तो क्या है वो कि नाइट्रोजन जो होता है शोज पी पाई बॉन्डिंग इन इट्स मॉलिक्यूल्स। तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, बस इतना लिख रहा हूं। अदर्स हैव लेस टेंडेंसी, यही लिखता हूं, अदर्स शो लेस टेंडेंसी। किस बात के लिए? इसी बात के लिए, पी पाई बॉन्ड बनाने के लिए लेस टेंडेंसी दिखाती हैं बाकी एलिमेंट, अदर्स। 6 पॉइंट बाद में करते हैं, पहले इसी को ले लेते हैं। इसके साथ मिलता जुलता एक पॉइंट डी पाई पी पाई का भी होता है, वो हम बाद में कर रहे हैं। तो जैसे हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं कि आप देखिए कि नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें पी पाई जिनमें नाइट्रोजन जो होता है मल्टीपल बॉन्ड बनाता है किसी और एलिमेंट से। जैसे नाइट्रोजन से बनाएगा तो N2 मॉलिक्यूल में, NO में नाइट्रिक ऑक्साइड में NO, ऐसे ही C ट्रिपल बॉन्ड एनसाइनाइड्स में, और भी कई कंपाउंड जैसे हो सकते हैं जहां पे नाइट्रोजन दूसरे एलिमेंट के साथ में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे ही जो पाई बॉन्ड बनेगा इनमें वो हमेशा पी पाई बनेगा, डी पाई बॉन्ड नहीं बनता है। ये बात है। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैं M2 मॉलिक्यूल को बना के दिखाऊं, यहां पर ले लेता हूं N2 मॉलिक्यूल। उसमें 2 नाइट्रोजन होंगे और नाइट्रोजन होता है 2s2 2p3। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका भी ऐसे ही होगा। 2s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन s में और p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। ऐसे इसमें भी कर लो दोनों नाइट्रोजन में। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है पहला मिलेंगे आपस में और सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और बाकी दोनों से बनेगा साइडवेज ओवरलैप पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ये जो 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं ये कैसे हैं? पी पाई बॉन्ड। तो नाइट्रोजन में हमने देखा कि ये भी पी ऑर्बिटल है और ये भी पी ऑर्बिटल। जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो पी से पी ऑर्बिटल में बन रहा है। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल तो होता ही नहीं है, इसलिए डी पाई नहीं बन सकता। ये कारण है। इसी प्रकार से हम एक छठा पॉइंट बोल रहे हैं कि जो अदर एलिमेंट्स हैं वो भी पी पाई बना सकती है पर कम बनाती है। उनमें क्या टेंडेंसी है फिर? अदर एलिमेंट्स में उनमें डी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, जो कि नाइट्रोजन नहीं है। तो नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म डी पाई बॉन्ड। हम डी पाई कहें या पी पाई डी पाई, बात एक ही है। तो ऐसे बॉन्ड्स नाइट्रोजन नहीं बनाता। हाँ, अदर्स डज। अदर्स हैव हाई टेंडेंसी
किसके लिए? इसी के लिए, डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल देखें हम कुछ मॉलिक्यूल, जैसे R3 बीच में N लिखा है, डबल बॉन्ड हो। आप यहाँ पे R3 यहाँ पे हेलोजन भी ले सकते हैं, X3N डबल बॉन्ड हो। ऐसे ही और भी ले रहा हूं कुछ मॉलिक्यूल, जैसे कि आपने यहाँ पे लिया R3N और यहाँ डबल बॉन्ड, इसके साथ में मैंने CH2 जोड़ दिया, या फिर R3N और इसका डबल बॉन्ड साथ मैंने नाइट्रोजन जोड़ दिया तो NH लगा दिया। ऐसे ही हम और भी ले सकते हैं। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ले लिया और इस R का मतलब हेलोजन ले लेते हैं, तो ऐसे ही बन सकता है कि X3N डबल बॉन्ड CH2, इस तरह के मॉलिक्यूल, या X3N डबल बॉन्ड NH। ऐसे बॉन्ड्स, ऐसे मॉलिक्यूल नाइट्रोजन नहीं बना सकता, क्योंकि इनको बनाने के लिए दो बातें हैं। पहली बात, उसको डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, जो कि वो दिखाता नहीं है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल होते ही नहीं। और दूसरी बात, इसमें नाइट्रोजन इन कंपाउंड में 5-5 बॉन्ड बना रहा है, आप गिन के देख सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही होती है, नॉर्मली 3 और मैक्सिमम 4। लेकिन अगर कंपाउंड जैसे कि इसके एनालॉगस कंपाउंड फास्फोरस के R3P डबल बॉन्ड O, तो ये कंपाउंड्स तो इनके लिए लिखूंगा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये कंपाउंड तो एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन जो फास्फोरस के कंपाउंड है वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे R3PO, X3PO, ऐसे कंपाउंड, यानी POX3, और ये R3N की जगह P लगा दिया, डबल बॉन्ड CH2। ऐसे तमाम कंपाउंड जो इसके साथ में आप नाइट्रोजन को हटा दो, जैसे कि और लगा लेता हूं R3N डबल बॉन्ड N की जगह P लिख दिया और डबल बॉन्ड NH। इसी प्रकार से X3 वाला लिख रहा हूं, X3P डबल बॉन्ड CH2 या X3N डबल बॉन्ड, यहाँ पे P लिखना पड़ेगा, X3P डबल बॉन्ड NH। तो ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं, यानी एग्जिस्ट करते हैं। अब ये कैसे बनते हैं और वो क्यों नहीं बनते, इसको हम थोड़ा स्ट्रक्चर द्वारा दिखाएंगे। या देखिए कि इनमें से मैं कोई भी कंपाउंड उठा लेता हूं, रैंडमली सब बन जाएंगे। जैसे ये देखो X3PO, इस X3PO को मैं लिख रहा हूं POX3, बात एक ही है, POX3 यानी X3PO, वही बात है। फॉर्मूला लिखते में लिखते हैं, तो X का मतलब हम हेलोजन है, कोई ना कोई ले सकते हैं, मैं क्लोरीन ले रहा हूं तो POCl3 ले रहे हैं, जो कि बड़ा ही फेमस कंपाउंड है, फॉस्फोरिल क्लोराइड, फोस्फोरिल, या इसका एक नाम और भी है फॉस्फोरिल क्लोराइड या फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, दोनों नाम इसके ही है। तो ये मॉलिक्यूल कैसे बनेगा और देखते हैं। इसमें एक P है, फॉस्फोरस एक है, ऑक्सीजन भी एक है उसके आसपास, और 3-3 Cl है, तो 3 Cl हम इस तरह बना देंगे, बीच में P रखा है, 3 Cl अभी हम बनाएंगे। फॉस्फोरस कैसा होता है देखो, उसमें होता है 3s2 3p3 और आगे 3d खाली पड़ा होता है 0। तो 3s ये क्यों थर्ड शेल में ही है, इनकी एनर्जी आसपास है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हमने ये दिखाया, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, और 3d खाली पड़ा है, उसको खाली रहने दो फिलहाल। तो ऑक्सीजन में होता है 2s2 2p4, ये रहा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4, 1 2 3 और 4। क्लोरीन में होता है 2s2 2p5, सॉरी 3s2 3p5, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब आप देखो कि यहां पर फॉस्फोरस जो बीच वाला है उसके पास 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन से वो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, जबकि इसमें हम साफ देखें कि 3 तो हेलोजन से बनेंगे और 2 बॉन्ड O से, 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे उसको तो, और वो यहाँ पे 3 ही बना पा रहा है क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है। यदि उसको 5 बॉन्ड बनाने हैं, इस मॉलिक्यूल को कामयाब करना है, बनाना है, तो उसको इस डबल पेयर को तोड़ना पड़ेगा। ये पेयर का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चला जाएगा, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी उसके आसपास है। तो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है आसपास की, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। अगर बहुत हाई एनर्जी होती है डी की तो नहीं कर सकता था। अब ये 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, देखो ये एक Cl है, इसके पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये एक अनपेड और ये एक अनपेड मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये Cl अगर ऐसा कर रहा है तो बाकी 2 Cl भी इसके भाई होंगे, सेम ऐसे ही होंगे, उनके पास भी सिंगल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन होगा, उनका एक इलेक्ट्रॉन इससे और इस ऑर्बिटल से बॉन्डिंग करके सिग्मा सिग्मा बनाएगा। अब इस P बीच वाले को देखो, इसमें आपके पास 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन अभी बचे हैं, 2 अनपेड बचे हैं, उन 2 से वो ऑक्सीजन से बना सकता है, क्योंकि O के पास भी 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहला ये ऑक्सीजन का और पहला इसका सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड जो बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। पर ये पाई बॉन्ड कैसा है देखो, इसको मैं पाई बॉन्ड तो लिख रहा हूं, लेकिन कैसा लिख रहा हूं, ये पाई बॉन्ड जो है इसको अलग दिखा रहा हूं कि ये डी ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल के बीच में बना है। तो जो पाई बॉन्ड पी और डी के बीच में बना होता है उसे हम पी पाई डी पाई या डी पाई पी पाई कह सकते हैं। यानी ये वाला बॉन्ड है डी पाई पी पाई बॉन्ड। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि POCl3 में, फॉस्फोरस के कंपाउंड में डी पाई पी पाई बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है इसमें, देखो P डबल बॉन्ड हो
और नाइट्रोजन के मल्टीपल बॉन्ड्स में सिर्फ पी पाई होता है, डी पाई नहीं बनता। इसी तरह से आप सभी मॉलिक्यूल्स को बना सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद बन जाएगा। अब हम ये जो हम जितने पॉइंट्स कह चुके हैं, इसके अलावा हम एक पॉइंट कह रहे हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में हम ये साफ बताते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है वो नॉन मेटल होता है और बाकी सभी नॉन मेटल नहीं होते। तो नाइट्रोजन नॉन मेटल है और बाकी जनरली नॉन मेटल नहीं होते। हाँ, फॉस्फोरस होता है लेकिन अधिकतर नहीं होते। तो हम लिख रहे हैं कि फॉस्फोरस इज आल्सो नॉन मेटल। लेकिन अदर्स जो बात करें तो जो इसके नीचे आएंगे, आर्सेनिक और एंटीमनी, वो मेटलॉइड्स हैं। और जो लास्ट है बिस्मक, वो मेटल है। इसका मतलब इनमें से अधिकतर जो है जनरली नॉन मेटल नहीं है। एक पी को छोड़ दी जाए एक्सेप्शन मान के, और नाइट्रोजन नॉन मेटल है और बाकी सबके सब जनरली कह रहे हैं, वो सब के सब नॉन मेटलिक नहीं है और नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो उनसे अलग है एक तरह से। इसी तरह से हम अगला पॉइंट लेंगे तो नाइट्रोजन जो होता है वो इनर्ट बनाता है, इनर्ट गैस, यानी वो अपनी प्योर फॉर्म में इनर्ट होता है। तो हम ले रहे हैं कि N2 जो होता है वो इनर्ट होता है, जबकि जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी प्योर फॉर्म में, जैसे कि P4 वगैरह जो होते हैं, वो अदर्स आर रिएक्टिव। जैसे जो P4 होता है वो तीन तरह का होता है, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, वो तीनों रिएक्टिव होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि व्हाइट के मुकाबले रेड थोड़ा कम रिएक्टिव होता है और ब्लैक और कम रिएक्टिव, लेकिन वो इसके मुकाबले बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और नाइट्रोजन तो बहुत ही कम रिएक्टिव है। जो सब्सटेंस बहुत कम रिएक्टिव होता है उसे इनर्ट कहते हैं, और जो बिल्कुल रिएक्शन ना के बराबर ही करे, नेग्लिजिबल, वो नोबल गैसेस तो है ही, उनकी बात अलग है, लेकिन ये भी बहुत कम रिएक्टिव है। तो चलिए, ये हमारा अलग बिहेवियर दिखा दिया नाइट्रोजन ने। इसके अलावा हम कैटिनेशन और एलोट्रोपी में आ रहे हैं। नाइट्रोजन जो होता है बेटे, वो डज नॉट शो एलोट्रोपी, उसमें एलोट्रोपी नहीं होती। एलोट्रोपी का मतलब है जब कोई एक ही एलिमेंट अपने आप को डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिबिट करे, तो नाइट्रोजन ऐसा नहीं करता, एलोट्रोप्स नहीं दिखाता, जबकि अदर जनरली दिखाते हैं। तो जैसे कौन कौन दिखाते हैं? फॉस्फोरस दिखाता है व्हाइट, रेड और ब्लैक एलोट्रोपिक फॉर्म्स। और उसके नीचे की दो एलिमेंट जो है आर्सेनिक और एंटीमनी, ये ग्रे और येलो एलोट्रोपिक फॉर्म्स दिखाती हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि बिस्मक नहीं दिखाता। बिस्मक आल्सो डू नॉट शो, या सीधा लिख दो कि बिस्मक डू नॉट शो एलोट्रोप। तो इसमें अपवाद कौन है? बिस्मक। बाकी जनरली अधिकतर एलिमेंट जो है नाइट्रोजन को छोड़कर वो एलोट्रोप दिखा रही है, लेकिन नाइट्रोजन एलोट्रोप नहीं दिखाता। और एक बिस्मक जो है वो अपवाद है, वो एक अलग चीज है, एक्सेप्शन है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो कैटिनेशन में आते हैं। नाइट्रोजन कैटिनेशन दिखाता है। कैसे दिखाता है? हम कैटिनेशन वर्ड लिख रहे हैं, तो नाइट्रोजन शोज कैटिनेशन। कैसे? N डबल बॉन्ड N। ये जो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो है, इसमें यहां पर 2 लोन पेयर और यहां पर भी 2 लोन पेयर, तो ये इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों पे माइनस चार्ज होता है। ये इसका एक स्ट्रक्चर है N3 मॉलिक्यूल का, और इसमें 2 माइनस और 1 प्लस मिलकर N3 माइनस 1 माइनस चार्ज आएगा। यानी ये क्या चीज है? ये है N3 माइनस मॉलिक्यूल, आयन, नाइट्राइड मतलब अजाइड आयन, सॉरी, इसका नाम है अजाइड आयन। तो अजाइड आयन में नाइट्रोजन जो है वो कैटिनेशन मतलब 3 नाइट्रोजन जुड़कर चेन बना रहे हैं, तो चेन बनना ही कैटिनेशन होता है, अपने आप से जुड़कर। ऐसा फॉस्फोरस भी कुछ हद तक करता है। तो फॉस्फोरस होता है वो, जैसे फॉस्फोरस भी कैटिनेशन दिखाता है। P4 मॉलिक्यूल में तो 4 फॉस्फोरस जुड़ रहे हैं इस प्रकार से, तो यहां पे थोड़ी बहुत चेन बन रही है। और इसके अलावा जब हम व्हाइट फॉस्फोरस जाएंगे, ये कौन सा है? व्हाइट फॉस्फोरस। और जब हम रेड फॉस्फोरस जाएंगे तो वहां पर भी ऐसे फॉस्फोरस की चेन बनेगी, ऐसे और लंबी डैश। तो आप देख रहे हैं कि फॉस्फोरस जो होगा लंबी चेनें यहां पे बना रहा है ऐसे। तो और ब्लैक फॉस्फोरस में भी ऐसा ही होता है। तो हमने देखा कि फॉस्फोरस भी व्हाइट और रेड और यहां तक कि ब्लैक भी चेन या नेटवर्क बनाता है, तो अपने आप जुड़कर लंबी चेनें बनाता है, कैटिनेशन दिखाता है। लेकिन अदर एलिमेंट डज नॉट, अदर्स डू नॉट शो कैटिनेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि N को छोड़कर जनरली सभी कैटिनेशन नहीं दिखाते। हाँ, फॉस्फोरस एक एक्सेप्शन है। अब हम आगे चलेंगे, एक और पॉइंट हम लेते हैं जिसमें वो अलग है।
नाइट्रोजन जो होता है वो इस अजाइड आयन के अलावा नाइट्राइड आयन बनाता है N3 माइनस। देखो फर्क है, वहां पर ये N3 माइनस को लिख रहा हूं N के ऊपर 3 माइनस चार्ज, वहां N3 मतलब 3 एटम है नाइट्रोजन के और चार्ज 1 माइनस है, और यहाँ पर एक नाइट्रोजन है और 3 माइनस चार्ज है, इसका नाम होगा नाइट्राइड आयन। वो था अजाइड और ये है नाइट्राइड आयन। तो अजाइड आयन के अलावा अब नाइट्राइड आयन की बात कर रहे हैं। नाइट्राइड आयन में अगर हम देखें तो ये बनता है और एग्जिस्ट करता है, स्टेबल भी होता है, लेकिन अदर्स के जो है जैसे फोस्फाइड है P-3 ये अनस्टेबल होता है और ये टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, अदर्स हाईली अनस्टेबल। तो ये P3- लेस स्टेबल कह लो, लेस स्टेबल होता है, अदर्स हाईली अनस्टेबल, यानी उनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती जाती है। तो इन सभी में अगर स्टेबल है तो सिर्फ N3- है, नाइट्राइड आयन ओनली इज फुली स्टेबल। अब हम आगे चलते हैं कि अब हम हाइड्राइड्स की बात करने वाले हैं और ऑक्साइड्स की बात करेंगे और हैलाइड्स की, इनको हम चर्चा कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं और इन तीनों की बात करते हैं हम, ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स और हैलाइड्स। तो देखिएगा जैसे नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं 12th पॉइंट कि ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं, हैलाइड्स की, ऑक्साइड्स की और हाइड्राइड्स की। इनमें भी नाइट्रोजन अलग बिहेवियर कैसे दिखाता है। पहले हैलाइड्स चलते हैं। हैलाइड्स में नाइट्रोजन जो होता है उसकी एक हैलाइड NF3 ओनली स्टेबल, स्टेबल सिर्फ नाइट्रोजन की एक ही हाइड्राइड होती है। इसके अलावा NCl3 जो होती है वो लेस स्टेबल होती है, और इसके अलावा जो NBr3 है या Ni3 है ये दोनों अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, यानी एक्सप्लोजिव जैसी होती है, जल्दी एक्सप्लोड कर जाती है, स्टेबल रहती नहीं। तो नाइट्रोजन की केवल एक ही हैलाइड स्टेबल है, जबकि अदर्स की हैलाइड्स यूजुअली स्टेबल है। आल हैलाइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप आर स्टेबल। कहने का मतलब कि जो दूसरी एलिमेंट है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उनकी हैलाइड्स तो स्टेबल है, लेकिन नाइट्रोजन की केवल एक ही स्टेबल है फुली, बाकी जनरली अनस्टेबल है। तो अब आगे बात करते हैं ऑक्साइड्स की। नाइट्रोजन की ऑक्साइड जितनी भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 तरह तरह की जो है, तो उनमें एक ही ऐसी है, तो लिख रहा हूं ओनली एक ऐसी है NO2, वो फॉर्म्स डाइमर, वो डाइमर बनाती है, यानी कि इसका डाइमर क्या होता है N2O4, डबल कर लो इसका, सिर्फ एक ही ऑक्साइड डाइमर बना रही है नाइट्रोजन की। अदर्स की यूजुअली एग्जिस्ट एज डाइमर, एग्जिस्ट एज डाइमर, बाकी की तो डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करती है। जैसे फास्फोरस की होती है वो P2O5 के रूप में नहीं करती, उसका डबल होकर P4O10 डाइमर बनता है। ऐसी P2O3 भी जो है वो अकेली मोनोमर के रूप में नहीं रहती है, डबल हो जाती है और बनती है P4O6। इस तरह से अदर्स का भी ऐसा ही होता है। हाँ, एक एक्सेप्शन है यहाँ पर कि जो लास्ट एलिमेंट है, ओनली लास्ट एलिमेंट बिस्मथ, वो एक्सेप्शन वो है कि बिस्मथ की जो आपकी ऑक्साइड है Bi2O3 आल्सो इज मोनोमरिक, मोनोमर के रूप में रहती है। तो नाइट्रोजन जैसी सिर्फ एक बिस्मथ की है कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स भी जनरली मोनोमरिक रहती हैं, बस एक ही ऑक्साइड डायमर बनाती है NO2 और बाकी सबकी डायमर बनाती है। अदर्स लिखा है मतलब फास्फोरस ही नहीं, आर्सेनिक और एंटीमनी भी सब डायमर के रूप में एग्जिस्ट करती है। एक बिस्मथ एक्सेप्शन है, तो स्टार लगाता हूं कि वो नाइट्रोजन की तरह एक्सेप्शन है, पर इन जनरल बाकी सब डायमरिक होती है और नाइट्रोजन की इन जनरल मोनोमरिक होती है, एक को छोड़कर। अब हम हाइड्राइड्स की बात करने जा रहे हैं। हाइड्राइड्स लास्ट पॉइंट है हमारा। हाइड्राइड्स में हम क्या कह रहे हैं कि नाइट्रोजन की दो तरह के हाइड्राइड्स NH3 और N2H4, दो ही तरह की होती है, अमोनिया और हाइड्रोजन, स्टेबल होती है। अदर्स की अनस्टेबल या लेस स्टेबल, यानी हम अनस्टेबल लिख रहे हैं इन जनरल, जैसे कि PS3 लेस स्टेबल होती है, P2H4 डाइफोस्फिन, ये फॉस्फिन और ये डाइफोस्फिन, तो ये लेस स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। ऐसे ही बाकियों की हाइड्राइड्स भी ASH3, SBH3 ऑल आर अनस्टेबल या लेस स्टेबल। अकेली नाइट्रोजन की हाइड्राइड्स ही स्टेबल होती है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे जो इनको बाकियों से अलग करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और कर लेते हैं कि 15 पॉइंट है कि नाइट्रोजन की, हम पहले कर चुके हैं इस बात को, कि इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी जो होती है 4 होती है, यूजुअली 3 होती है, कोवेलेंट बॉन्ड 3 बनाती है और मैक्सिमम 4 बना सकती है। लेकिन अदर्स की बात करें, जैसे फॉस्फोरस वगैरह की बात करें, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, अदर्स की बात करें तो उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी जो होती है वो 6 तक हो सकती है।
जैसे कि एग्जांपल है कि PCl5 में तो 5 कोवलेंसी है फॉस्फोरस की, पर इसके 2 मॉलिक्यूल जब आमने सामने आते हैं तो वैसे ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन जब 2 आमने सामने आते हैं मिल जाते हैं और एक PCl5 में से एक Cl- चला गया तो Cl4 बनेगा और दूसरे में चल जाएगा Cl-, तो PCl5 में एक Cl- आएगा तो PCl6-, यानी ये कंपाउंड कोवलेंट जो होता है ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है, करता ही है। और ये आयनिक फॉर्म है, आप देख रहे हो इसमें कैटायन और एनायन दोनों है। और इसमें जो PCl6- आयन है एनायन में, कैटायन तो में 4 बॉन्ड है, कोवलेंसी 4, लेकिन इसमें एनायन में 6 से जुड़ रहा है, मतलब PCl6 कोवलेंसी है। यहां आप देख रहे हो कि मैक्सिमम कोवलेंसी 6 हो रही है। तो हमने यही बात कही कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवलेंसी 4 हो सकती है और बाकी एलिमेंट्स की, अदर्स की 6 तक हो सकती है। तो ये एक पॉइंट और है जो उनको बाकी एलिमेंट से नाइट्रोजन को अलग करता है, डिफरेंशिएट करता है। तो आज हम यहीं पर इसको रोकते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो इसको स्टडी कीजिएगा एक बार, फिर इस पे क्वेश्चन आंसर करेंगे।